इस कहानी को अंत तक सुनिए। एक समय की बात है। रोहन के दादाजी रोहन से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है, हिमालय की पहाड़ियों पर कड़ाके की ठंड में भी बहुत से साधु ऐसे हैं जिनकी उम्र सैकड़ों यानी 100 साल से भी ज्यादा है। उनका जीवन बिल्कुल ही सादा है। वो कम कपड़े पहनते हैं, कम भोजन करते हैं, उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती। वो स्वस्थ भी है, तंदुरुस्त भी हैं, और वे लोगों से भी बहुत कम मिलना जुलना करते। वे वहां पे काफी ही आसानी से जीवन यापन करते हैं। ऐसे मनोज जैसे कि प्रकृति का असर उन पे होता ही नहीं है। रोहन ये बात सोच के हैरान था कि कोई इतनी कड़ाके की ठंड में भला कैसे जी सकता है। कुछ बात तो होगी, वो भी कम कपड़े पहन के जिंदा है, और एक हमें यहाँ पे जरा सी भी ठंडी गर्मी बर्दाश्त नहीं होता। आखिर ऐसा क्या रहस्य है उसके पीछे कि वो लोग 100 साल से ज्यादा अपने जीवन को यापन करते हैं और वे बीमार भी कभी नहीं पड़ते। उसने दादाजी से पूछा, क्या हम उनसे कभी मिल सकते हैं? दादाजी ने उसे समझाया और बोले, नहीं, उनसे मिलना किस्मत की बात है। वो सबसे नहीं मिलते, उनसे वही इंसान मिल सकता है जो मन के भाव, मन के सच्चे भाव से उनसे मिलने के लिए उन हिमालय की चोटी पर उन तक पहुंचने के प्रयास करता है। वो सबको दिखाई नहीं देते, वो अदृश्य रूप में होते हैं। उस रात रोहन को नींद नहीं आई। वो बस उन्हीं के बारे में सोचता रहा कि किसी न किसी दिन वो उनसे जरूर मिलेगा और सारी बातों का रहस्य उनसे पूछेगा कि आखिर इसके पीछे का क्या राज है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और समय बदलता गया। एक दिन ऐसा वक्त आ गया जब वह बड़ा हो चला था। उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और बाद में इन चीजों में दिलचस्पी दिखाई। उसे कॉलेज का एक प्रोजेक्ट मिला। इस प्रोजेक्ट में उसे हिमालय पे स्टडी करनी थी। फिर क्या था, ऐसे मानो जैसे कि उसे इसी मौके की तलाश थी। उसने अपना बैग पैक किया और रास्ते के सामान जिसकी जरूरत थी सारी चीजें उसमें भर ली, जैसे कि टॉर्च, हेलमेट, सर्चदी से बचने के लिए कुछ गर्म कपड़े और भी तरह तरह की चीजें जो जरूरत की थी उसने सब भर ली और अगले दिन जाने के लिए तैयार हो गया। उसे उस रात भी नींद नहीं आई क्योंकि अगली सुबह उसे हिमालय पर उन्हें ढूंढने के लिए जाना था। वो रास्ते में निकल तो पड़ा, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद थी, एक आस थी कि वो किसी भी तरह से उनसे जरूर मिलेगा। उसे पता था कि ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला था। वो चल पड़ा, धीरे धीरे जैसे ऊपर जाता रहा कड़ाके की ठंड और बढ़ती गई। उस ठंड में सांस लेना तो दूर, चलना भी बहुत मुश्किल था। अब वो आगे कैसे पहुंचे? ऐसे मानो जैसे कि वो हिम्मत हार जाएगा, लेकिन फिर भी उसने कोशिश करना नहीं छोड़ी। 2-3 दिन लगातार चलने के बाद अब वो थक गया। अब उस दिन सोचा कि उसे गुफा में आराम कर लेनी चाहिए। वो गुफा में आराम करने बैठ गया और उसने बैग में देखा तो कुछ खाने की चीज निकली। वो थोड़ा बहुत वहां पे कुछ खा के फिर प्लानिंग करने लगा कि फिर आगे उन्हें कहाँ ढूंढा जाए, क्योंकि दूर दूर तक ना कोई झोपड़ी, ना कोई कुटिया, ना कोई साधु, ना कोई महात्मा। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था जिससे उसे लगे कि कुछ तो आशा है कि मैं उनसे मिल सकता हूँ। उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो लौटकर वापस घर चला जाए या तो उन्हें फिर ढूंढने की तलाश जारी रखे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि हाथ पैर जम जाए, लेकिन फिर भी इतनी ठंड में उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं था। अगले दिन जब सुबह हुई तो उसने देखा कि उसकी हिमालय के उस पहाड़ी के नीचे एक बड़ी सुंदर सी प्यारी झील थी। वो झील इतनी सुंदर थी कि जैसे मानो कि स्वर्ग से कोई आके उस झील को बनाया हो। वो झील को देखने के लिए नीचे निकल पड़ा और जाकर देखा तो उसका पानी बिल्कुल नीला और साफ, ऐसा जैसे बिल्कुल कोई शीशे की परत हो। उसने उस पानी को पी कर देखा। वो पानी इतना ठंडा और इतना मीठा कि उसे पी के मनो सारी बीमारी भाग जाए। उसकी सारी थकावट दूर हो गई और अब ऐसे मानो जैसे उसे थकावट ही ना हो। तब तक उसने देखा कि उस झील के पिछली छोर पे एक छोटी सी गुफा का रास्ता दिखाई दे रहा है। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर यह भला क्या चीज है। उसने सोचा कि उसे करीब से जाकर देखना चाहिए। वो करीब से देखने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो अंदर गया उसका पैर फिसला और वह नीचे खाई में गिर पड़ा। वो खाई बहुत गहरी थी जिसमें से बाहर आ पाना बहुत मुश्किल था। उसके पैर में फिर से चोट लगी और वह वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो खुद को एक आरामदायक एक बिस्तर पर पाया। उस बिस्तर के आसपास एक महात्मा बैठे हुए थे। वो धीरे धीरे आंखों को खोला और देखा कि वो ध्यान कर रहे हैं। जब उनका ध्यान टूटा तो उसने महात्मा से पूछा कि आप कौन हैं? महात्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर पूछा, आप कौन हैं और मैं कहां पर हूं और मेरा बैग कहां है? आप मुझे बताइए। उस बैग में मेरी खाने पीने की चीजें थी।
मुझे भूख लगी है। महात्मा ने कुछ जवाब नहीं दिया। थोड़े समय बाद वो ध्यान से निकलकर बोले, तुम्हें अभी भी बैग ही पड़ी है। उसने बोला, बात बैग की नहीं है। उस बैग में कुछ कीमती वस्तुएं थीं और कुछ जरूरी चीजें थीं जो मेरे काम की हैं। आप बस मुझे वो दिला दो। महात्मा ने पूछा, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो और किस मकसद से आए हो? उसने कहा, मुझे मेरे दादाजी कहा करते थे कि यहाँ पे कुछ महात्मा रहते हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। वो बहुत कम खाते पीते हैं और कपड़े भी पहनते हैं। यहाँ तो इतनी ठंडी है, मैं ये सोच के हैरान हूँ कि यहाँ पर भला कोई कम कपड़े पहने कैसे जी सकता है। ये असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। महात्मा ने कहा, क्या मैं तुम्हें ज्यादा कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहा हूं? उसने देखा, कहा, अरे नहीं, आपने तो कपड़े पहने ही नहीं है, आपने तो बस अपने तन को ढाका है। यह कैसा जादू है, यह कैसा चमत्कार है, आप मुझे बताइए। वो मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत भोले हो, इसीलिए तुम्हें मुझसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम चीजों को काफी जिज्ञासा के साथ देखते हो और सोचते हो, और यही तुम्हें कामयाबी के रास्ते पर लेकर जाएगी। महात्मा ने कहा, अभी तुम कहां पे थके हुए हो, ये लोग एक काढ़ा पियो। उस काढ़े में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक नॉर्मल सा पानी जिसे गर्म की गई थी। उसे पी के वो हैरान रह गया। बोला, इतना स्वादिष्ट, आखिर इसमें ऐसा क्या है? आपने इसमें क्या मिलाया है? उन्होंने बोला, इसमें कुछ भी मिला नहीं है, ये जैसे एक नॉर्मल पानी है। लेकिन उसको पीते ही उसके सारे पैरों के दर्द और सर की थकावट सब दूर हो गई, जैसे मानो चमत्कार सा हो गया। उसने बोला, ये कैसा जादू है, यहाँ का पानी भी इतना स्वादिष्ट और मीठा जिससे मेरी थकान दूर हो गई, और ये एक ऐसा काढ़ा है जिसको पी के मेरा सर दर्द और मेरे घुटने का दर्द सब थकावट दूर हो गई। महात्मा फिर मुस्कुराए और बोले, तुम कुछ ज्यादा ही जिज्ञासु हो। हर चीज को जानने के लिए तुम्हारे अंदर एक अलग ही खुशी है, और हर सवाल का जवाब पाने के लिए तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी में हो। इसीलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी भी चीज का जवाब देना सही नहीं है। वो लड़का बोला, नहीं नहीं महात्मा, मुझे क्षमा करें, मेरे से गलती हो गई, मैं थोड़ा ऐसा ही हूँ, मुझे माफ कर दें। अब मैं यहाँ से कैसे जाऊं? वो कुछ नहीं बोले और चुपचाप ध्यान में चले गए। वो लड़का हैरान था। वो लड़का कहता रहा, अरे महात्मा, मेरी बात तो सुनिए, मेरे से गलती हो गई, बस आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए और मैं चला जाऊंगा। महात्मा फिर से ध्यान में लग गए, ऐसे मानो जैसे कि उसकी बातें सुनाई नहीं दे रही हों, और वो इधर परेशान हो रहा था कि अब क्या करा जाए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन महात्मा जी अपनी आंखें नहीं खोली, और लड़का परेशान और दुखी हो गया कि अब क्या हो गया। मैंने महात्मा का दिल दुखा दिया, या मैंने उन्हें परेशान कर दिया। फिर वो अपने बैग की तलाश करने लगा। उसने देखा कि उसका बैग ऊपर टंगा हुआ है। वो बड्ढी मुश्किल से चढ़कर उसे उतारा। शाम होने वाली थी, लेकिन अभी भी वो महात्मा ध्यान से नहीं निकले। उसे लगा कि अब शायद उसे चलना चाहिए। महात्मा मेरी बातों से नाराज हुए। वह वापस जाने लगा, क्योंकि उसे सुबह तक नीचे भी पहुंचना था, क्योंकि उसे वहां पे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। उसने महात्मा से अब काफी विनती करने के बाद भी महात्मा ने उसकी बातें नहीं सुनी, और वो ध्यान में लगे ही रहे। उसने आप सोचा कि अब उसे यहाँ से चलना ही चाहिए। फिर उसने अपने बैग को लिया और वहां से निकलने लगा। जैसे द्वार पहुंचा तो उसने देखा बहुत सारे साधु पानी में ध्यान मुद्रा किए हुए तपस्या कर रहे हैं, ऐसे मानो जैसे कि वो जम गए हैं। ये सारी चीजें देखे उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो हैरान था, यह कैसे हो सकता है? इतने ठंडे पानी में बिना कपड़ों के कोई कैसे तपस्या कर सकता है? कुछ बात तो है। वो देखते ही रह गया, क्या आखिर ये क्या? वह चुपचाप वहां बैठ गया। तब तक महात्मा पीछे से आए और बोले, तुम्हें क्या जानना है, तुम बताओ। वह महात्मा के पैर पर गिर गया और माफी मांगा। बोलो, मेरे से गलती हो गई, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था। महात्मा बोले, कोई बात नहीं, दरअसल ये तुम्हारे सब्र की परीक्षा थी कि तुम्हें तुम्हारे अंदर कितना सब्र है इन चीजों को जानने के लिए। वो बोले, आओ बैठो, मैं तुम्हें वो बातें बताता हूं जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। उसने पूछा, आप मुझे बताइए, लंबे समय तक का जिंदा रहने का रहस्य क्या है और हमेशा स्वस्थ कैसे रहे? महात्मा ने कहा, तुम अभी बालक हो, नादान हो, लेकिन तुम्हारी जिज्ञासा ही तुम्हें सब कुछ सिखा देगी।
क्या तुम्हें पता है यहाँ पे जितने भी महात्मा लोग हैं सबकी उम्र 100 साल से ज्यादा है और सब बिल्कुल स्वस्थ हैं। उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, जिसमें सबसे पहला और बड़ा वजह है यहाँ का माहौल। तुम शहर में रहते हो, मुझे पता है वहां पे बहुत प्रदूषण है, अच्छा खान पान भी नहीं है और न ही सांस लेने के लिए शुद्ध हवा। इसीलिए जब शरीर को सही से उसका खाना नहीं मिलेगा तो फिर भला शरीर स्वस्थ कैसे रहेंगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे तुम्हारे शहरों में गाड़ियों में अगर सही से इंजन जिनमें तेल ना हो और सही से गाड़ी की हालत ठीक ठाक ना हो तो तुम उसे रोड पे सही से नहीं चला सकते। ये शरीर भी एक मशीन है और इस मशीन को बेहतर रखना, शरीर की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। इंसान का शरीर 100 साल क्या इससे भी ज्यादा वर्ष तक जीवित रह सकता है अगर उसे वैसा माहौल मिल जाए तो। उसने पूछा, ये फिर कैसे होगा? कृपा करके आप इसके बारे में मुझे बताइए। महात्मा ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें जो बातें बता रहा हूं तुम उसे जिंदगी भर याद रखना और इन बातों को तुम सबसे पहले ध्यान से सुनो। सबसे पहला और जरूरी बात, साफ हवा। महात्मा ने कहा, क्या तुम्हें पता है एक साफ हवा कितनी लाभदायक है? क्योंकि हमारे शरीर का भोजन हवा है और आजकल प्रदूषित हवा में शरीर भला कैसे स्वस्थ रहेगा। बंद कमरे जिनमें हवा आती जाती न हो, और जब आपके शरीर को साफ हवा, साफ और शुद्ध हवा मिलेंगे ही नहीं तो फिर शरीर अपना भोजन मिलेगा ही नहीं, फिर शरीर कैसे स्वस्थ रहेंगी और तो फिर भला उसके जीवन लंबा कैसे चलेगा। इसीलिए साफ और शुद्ध हवा सबसे जरूरी है। इसीलिए कोशिश करो कि तुम्हारा जो कमरा है, जिसमें तुम सोते हो, जिसमें तुम रहते हो, वो हवादार हो, उसमें शुद्ध हवा का आना जाना लगा रहता हो। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो तुम उन कमरों पौधों को उसमें लगा सकते हो जो साफ हवा देते हो, क्योंकि ऑक्सीजन शरीर के लिए जीवनदायिनी है। लोगों ने शहरों में पैर काट दिए हैं, इतनी सारी गाड़ियां, इतना प्रदूषण के साफ हवा मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन छोटे पौधों को घर में होने से पूरा घर शुद्ध हवा से भरा रहेगा। दो, सही खान पान। शहरों में आजकल पौष्टिक आहार कहाँ मिलते हैं? हर चीज में मिलावट, हर चीज में अशुद्ध। इससे शरीर भला कैसे स्वस्थ रहेगा? इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें पौष्टिक आहार खाने जरूरी है। बाहर के वो खाने जैसे फास्ट फूड उस शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और उसे शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। जीना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए सही खान पान जीवन जीने के लिए जरूरी है। तुम प्राकृतिक चीजों को खा सकते हो जैसे कि फल, अनाज, दलिया, लेकिन आजकल तो दुख की बात ही है कि फलों में भी मिलावट, हर चीज में अशुद्धि। इससे भला शरीर पर असर क्यों नहीं पड़ेगा? लेकिन तुम्हें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि तुम प्राकृतिक तरीकों से उगाए गए भोजन को ही लो। मिलावटी चीजों से दूर रहो और बाहर के फास्ट फूड खाने को बंद करो, तभी शरीर स्वस्थ रहेगा। नंबर 3, व्यायाम। हमें लगता है कि व्यायाम करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। हर दिन भी ध्यान करो, हर दिन कम से कम 20 मिनट के लिए एक्सरसाइज करो, क्योंकि इससे तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा और तुम्हारे जीवन जीने में तुम्हें मदद मिलेंगे। अनुलोम विलोम, सांसों पर ध्यान, प्राणायाम, ये सारी चीजें जरूरी हैं जो तुम्हें लंबा जीने में तुम्हारी मदद करेंगे। क्योंकि अगर तुम शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर शरीर तुम्हारा ध्यान कैसे रखेंगे? इसीलिए यह जरूरी है। नंबर 5, ज्यादा चिंता करना। लोग बेवजह चिंता करते हैं, हर बात पर चिंता, बिना कोई खास वजह भी चिंता। इससे शरीर हमेशा बीमार से रहता है। इसीलिए तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। फालतू की बातें जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, फालतू ही काम जो अभी होने वाले नहीं हैं। इंसान भविष्य की चिंताएं करता है, पुरानी बातों को सोचकर दुखी होता है और आज में जीना भूल जाता है। इसीलिए आज में जीना सीखो। तुम्हारे हमारे पास क्या है, क्या नहीं है, इन सब की बातें छोड़ो। अभी तुम नौजवान हो, इसलिए तुम मेहनत कर सकते हो, क्योंकि मेहनत करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसका फल तुम्हें समय आने पर ही मिलेगा। इसलिए ज्यादा चिंता मत करो और जिंदगी खुशी से जियो, क्योंकि जीवन खुशी से रहने का ही नाम है। तुम जितना ज्यादा खुद को चिंता मुक्त रखोगे, तुम्हारे शरीर उतना ही स्वस्थ होगा। तुम 2 रोटी भी खाओगे तुम्हारे शरीर में लगेगा, और अगर तुम चिंता करोगे, फालतू की बातों सोचोगे, तो तुम कितनी भी तरह की चीजों क्यों ना खा लो, वो कभी भी तुम्हारे शरीर को फायदा नहीं पहुंचा सकती। इसलिए चिंता से बचो, क्योंकि चिंता इंसान को हमेशा बीमार करती है। तुम जितना कम चिंता करोगे, तुम उतना ही जीवन को खुशहाल देख पाओगे। तुम जितना चीजों के बारे में कम सोचोगे, तुम्हें उतना ही जिंदगी आसान दिखाई देगी।
इसीलिए इन बातों को हम जिंदगी में कभी मत भूलना। तब महात्मा ने अंत में कहा, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना। देखो, बात सिर्फ एक ही है, अच्छा माहौल, सही खानपान और शरीर की देखभाल और खुशहाल जीवन इंसान को लंबे समय तक जीने के लिए काफी है। सारी बातें सुन के उस नौजवान के जीवन में बहुत परिवर्तन आया और वह पूरी तरह से बदल गया। वो लड़का महात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। ये बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें